यूनिट है लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स, राइट। तो इसके दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट जो है वो लेजर पे है और यूनिट का जो बी पार्ट है वो फाइबर ऑप्टिक्स पर है। तो पहले हम लेजर करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइबर ऑप्टिक्स करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेजर में, फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन में कैसे तो ये एमिशन बनते हैं, क्या ये एमिशन होते हैं और इनमें फर्क क्या है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो बेटे जो भी नॉर्मल लाइट आप देखते हैं संसार में, जो ट्यूब लाइट से लाइट आ रही होती है, बल्ब से जो लाइट आ रही होती है, जो आपने लैब्स में लाइट देखी है, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, ठीक है, ये जो भी एमिशन है ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होते हैं, जिसे आप बेसिकली 12th 11th या स्कूल से जानते हो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन से ये आप नोन है आपको। लेकिन ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है ये भी एक प्रकार का एमिशन होता है। ये जैसा कि इसका नाम है स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है जो कार्य अपने आप से नहीं होता है उसको उत्प्रेरित किया जाता है होने के लिए, उसको स्टिमुलेटेड कहते हैं। स्पॉन्टेनियस की हिंदी होती है जो कार्य अपने आप होता है, ठीक है। तो यहीं पर इन दोनों में फर्क है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है वो अपने आप होता है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन को उत्प्रेरित किया जाता है, वो अपने आप से नहीं होता है। तो जो लेजर है बेसिकली जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट में, वो भी एक तरह की लाइट ही है, ठीक है। लेकिन ये लाइट जो है स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें मिलती है, ठीक है, नॉट फ्रॉम दी स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो दिस इज दी मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और फिर हम देखेंगे कि और इनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मल जो भी एमिशन आप स्कूल में पढ़े हैं वो स्पॉन्टेनियस होता है। बीटेक में आप जी सर, गुड मॉर्निंग। बीटेक में अगेन आप अपने लेवल ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड कर रहे हैं, आप इस एमिशन को और पढ़ रहे हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो सबसे पहले एमिशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सबसे पहले समझे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन से एमिशन आता है। सबसे पहले दुनिया में काम एब्जॉर्प्शन का होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लोअर एनर्जी लेवल E1 एक ग्राउंड स्टेट है किसी मटेरियल की, और ये हायर एनर्जी लेवल E2 एक्साइटेड स्टेट है, राइट। जो ग्राउंड स्टेट होती है वो एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि लोअर एनर्जी रख रही है, इसीलिए ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगी, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि लोअर एनर्जी का मतलब होता है मोर स्टेबिलिटी, राइट। नाउ नेचर का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि वो अपने आप को हमेशा लोएस्ट एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की अवस्था में रखना चाहती है। कोई भी चीज हो उसका ये भगवान ने एक नियम बनाया हुआ है कि स्टेबिलिटी आपको तभी मिल सकती है जब आपकी एंट्रोपी जो है, राइट, वो मिनिमम हो, राइट। आपकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो, लीस्ट पॉसिबल हो, देन ओनली यू कैन गेट एन स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में बॉन्ड बनता है, कोई भी दो एटम तब तक अट्रैक्ट करते रहते हैं और अपने पास नजदीक तब तक आते रहते हैं जब तक उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू तक अटेन ना कर जाए, ये आप जानते हो, ठीक। और जिस डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमम वैल्यू को ले लेती है उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो ये नेचर का नियम है, यू वांट टू हैव द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी एंड यू मस्ट हैव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। यही कारण है कि किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर T पर सारे एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं। किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर T पर सारे एटम्स हमारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं,
और नंबर ऑफ एटम्स हायर एक्साइटेड स्टेट्स में एक्सपोनेंशियली घटते हैं, राइट। जैसे ये एनर्जी लेवल E2 है, अगर मैं इसके ऊपर कोई और एनर्जी लेवल E3 ले लूं, उससे ऊपर और कोई एनर्जी लेवल E4 ले लूं, तो मेरे नंबर ऑफ एटम्स ऊपर वाले लेवल्स पर एक्सपोनेंशियली घटेंगे। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एटम्स वहां पर पॉपुलेशन में कम होते चले जाएंगे, राइट। एक्चुअली में ये एटम्स नहीं होते हैं, ऊपर वाली लेवल्स पर एटम होते ही नहीं है, लेकिन ये जो नंबर मैं बोल रहा हूं आपको, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने एटम इस लेवल पर हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ये कभी एक्चुअल में नहीं होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने एटम एनर्जी लेवल E2 में, E3 में, E4 में होंगे, जो कि ऊपर के लेवल्स की तरफ जब बढ़ोगे आप तो एक्सपोनेंशियली घटेंगे, क्योंकि आप ऊपर वाले लेवल्स पर अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है और स्टेबिलिटी घट रही है, राइट। तो जब हम स्टेबल ग्राउंड स्टेट से एटम को अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में भेजना चाहेंगे, अपने आप से एटम कभी भी नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखो, समझ रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, वो अपने आप से कभी भी E1 से E2 में नहीं जाएगा, क्योंकि E1 में स्टेबिलिटी है और E2 में अनस्टेबिलिटी है। तो अगर मुझे एटम को स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो मुझे नेचर के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। आई हैव टू गो अगेंस्ट दी नेचर। और जब मैं नेचर के अगेंस्ट चलूंगा तो मुझे किसी एक्सटर्नल सोर्स से इन एटम्स को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? Why I want to supply the energy? Because I am going against the nature. So I have to supply energy to these atom from any external source. Now ये जो external source है, ये लाइट भी हो सकती है, ये हीट एनर्जी भी हो सकती है, ये केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। ठीक, मैं किसी भी तरीके से इन एटम्स को एक्साइट करा सकता हूं और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज सकता हूं, राइट। तो मैंने अपनी फिगर में फोटोन दिखाया हुआ है, यानी कि मैं ये एक्साइटेशन लाइट से करा रहा हूं अपने फिगर में, राइट। हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉन से करा दूं, हो सकता है कि मैं केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से कराऊं या हीट से कराऊं, बट इन माई केस आई एम डूइंग दिस विद लाइट, राइट। तो जब एक एटम स्टेबल ग्राउंड स्टेट में कोई फोटोन, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी कि E2 माइनस E1 के इक्वल होगी, तो एटम उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट E2 में ट्रांजिशन करेगा, राइट। ये एरो ऊपर की तरफ दिखाया है, एटम ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम स्टेबल ग्राउंड स्टेट टू अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट, और इस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्टिमुलेटेड इसलिए है क्योंकि ये अपने आप से एटम ग्राउंड स्टेट E1 से एक्साइटेड स्टेट E2 में नहीं जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट स्टेबल है और एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है। इसके लिए मुझे बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होगी, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद एटम अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में गया है, इसलिए इसका नाम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन पड़ा। क्लियर हो गई बात? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया? नाउ ये एटम एक्साइटेड स्टेट E2 में 10 की पावर -8 सेकंड तक स्टे करेगा, 10 की पावर -8 सेकंड तक स्टे करेगा, और 10 की पावर -8 सेकंड के बाद ये एटम अपने आप, अब मेरे को एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, अपने आप अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट की तरफ स्पॉन्टेनियसली जंप करेगा। समझ रहे हैं क्यों जंप कर रहा है ये? क्योंकि नीचे स्टेबिलिटी ज्यादा है और ऊपर स्टेबिलिटी कम है, तो हर वस्तु अपने आप को स्टेबल रखना चाहेगी, तो ये कार्य अपने आप होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो ये स्पॉन्टेनियसली अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में डिके करेगा। ये ट्रांजिशन स्लो होता है,
स्लो होता है। यानी कि स्लो का मेरा मतलब है कि E2 से E1 में आने के लिए वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है 10⁻⁻8 सेकंड की तुलना में। 10⁻⁻8 सेकंड तो लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब होता है जितना समय वो यहाँ पर ठहरा उसको कहते हैं लाइफ टाइम। और उसने E2 से E1 में आने के लिए जो समय लिया उसको कहते हैं ट्रांजिशन टाइम। तो लाइफ टाइम तो शॉर्ट है लेकिन ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग है, तो ट्रांजिशन स्लो है। ठीक, इस प्रोसेस में वो एक फोटोन को एमिट करेगा, एक एटम एक फोटोन को एमिट करेगा। इस फोटोन की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जीज डिफरेंस के इक्वल होगा। ये फोटोन रैंडम डायरेक्शन में चलेगा। रैंडम डायरेक्शन से मतलब है इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इधर 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 कहीं भी जा सकता है। तो मैंने इस तरह से आर्क सा बना दिया है। आर्क से मेरा मतलब है कि ये किसी भी डायरेक्शन में बिखर सकता है, राइट। और ये इनकोहेरेंट लाइट कहलाती है जो कि मेरी ऑर्डिनरी लाइट होती है। और इस एमिशन को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल एमिशन है जिसे आप फिजिक्स में 11th-12th में स्कूल में पढ़ते आ रहे हो। और इस तरह से ट्यूब से रोशनी मिल रही है, बल्ब से रोशनी मिल रही है, या लैब्स में जो भी बल्ब हमारे रोशनी दे रहे हैं वो सब इस प्रोसेस से हमें दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? स्पॉन्टेनियस एमिशन क्यों हो रहा है? बिकॉज एटम अपने आप से अनस्टेबल एक्साइटेड से स्टेबल एक्साइटेड में आएगा। ठीक है, आएगा स्लोली, ठहरता कम समय है, ठहरने का समय लाइफ टाइम, आने का समय ट्रांजिशन टाइम। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाइफ टाइम जो है वो शॉर्ट होता है और ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग होता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन दोनों को। मान लो ये एनर्जी लेवल E1, लोअर एनर्जी लेवल E1 ग्राउंड स्टेट है और हायर एनर्जी लेवल E2 एक्साइटेड स्टेट है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से कम है इसलिए ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगी। तो हमने यहाँ लिखा है स्टेबल ग्राउंड स्टेट और इसे यहाँ लिखा है अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट। नेचर का नियम है कि वो हमेशा अपने आप को लोएस्ट एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की अवस्था में रखना चाहती है। यही कारण है कि किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर पर सभी एटम्स स्टेबल ग्राउंड स्टेट में मौजूद होंगे। जब मुझे इन एटम्स को स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो मैं नेचर के अगेंस्ट जा रहा हूं। लिहाजा मुझे इन एटम्स को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये अपने आप से उत्तेजित होकर ऊपर नहीं जाएंगे। ये एक्सटर्नल सोर्स लाइट एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट से भी मैं इसको एक्साइट कर सकता हूं। तो दीज आर द वेरियस मीन्स ऑफ एक्साइटिंग दीज एटम्स। ठीक है, नाउ जब एक स्टेबल ग्राउंड स्टेट में एक एटम, यहां मैंने अपने इस फिगर में लाइट से दिखाया हुआ है एक्साइटेशन कराया हुआ, ठीक है, किसी एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। ये जरूरी है भाई, फोटोन की एनर्जी E2 माइनस E1 होना जरूरी है। ना तो E2 माइनस E1 से कम हो सकती है और ना E2 माइनस E1 से ज्यादा हो सकती है। एग्जैक्टली E2 माइनस E1 फोटोन की जब एनर्जी होगी तो ये एटम फोटोन को एब्जॉर्ब करके स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाएगा। इस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर हो गया पहला प्रोसेस? इस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये एरो ऊपर की तरफ दिखाया है। नाउ ये एटम अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरेगा जिसे इसका लाइफ टाइम कहते हैं। 10⁻⁻8 सेकंड के बाद ये एटम अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियसली अपने आप डिके करेगा और ये प्रोसेस स्लो होगा।
इस स्लो ट्रांजिशन का मतलब है कि मैं वो टाइम निकाल रहा हूं जो E2 से E1 में आने के लिए एटम दे रहा है, इसको ट्रांजिशन टाइम कहते हैं, जो कि कंपैरेटिव टू लाइफ टाइम लॉन्ग होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर है बात? इस प्रोसेस में वो एक फोटोन को एमिट करेगा। इस फोटोन की जो एनर्जी है वो अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट और स्टेबल ग्राउंड स्टेट की एनर्जीज का डिफरेंस होगा। क्लियर? यहां पे इसने ये इतनी एनर्जी डिफरेंस का लिया था और यहां पर इसी फोटोन को निकाल दिया। ठीक है, ये फोटोन रैंडम डायरेक्शन में चलेगा एज इनकोहेरेंट लाइट। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो भी लाइट मिलती है वो हमेशा इनकोहेरेंट होती है, इस बात का ध्यान रखना, वो कोहेरेंट नहीं होती है। क्लियर? वो रैंडम चलेगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है एज इनकोहेरेंट लाइट, और इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन को प्राप्त किया। एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेटेड इसलिए है क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट हैं, एनर्जी सप्लाई किए बगैर एटम एक्साइट नहीं हो सकता। और स्पॉन्टेनियस एमिशन इसलिए है क्योंकि एटम अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में अपने आप आएगा, मुझे कोई एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये है बात। क्लियर हो गई बात? अब इस फोटोन का रैंडम डायरेक्शन में जाना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में जाकर इधर भी कहीं भी जाकर हर संभव एटम जो उस मटेरियल के अंदर एटम है उनके कांटेक्ट में आ सकता है। समझ रहे हैं बात को? भाई कहीं भी जाएगा तो एटम के संपर्क में ये उस मटेरियल के कांटेक्ट में, एटम के कांटेक्ट में ही आ जाएगा मटेरियल में। ठीक, तो अब ये फोटोन सेकंड स्टेज में यहां पहुंच गया ऊपर, ठीक, एक्साइटेड स्टेट में। और इस फोटोन ने जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट E2 में हैं उनको स्टिमुलेट किया कि वो ट्रांजिशन करें एक्साइटेड स्टेट E2 से स्टेबल ग्राउंड स्टेट E1 में। अब ये स्टिमुलेशन कर रहा है उनको। ठीक, जब ये इनको स्टिमुलेट करेगा तो एक एटम अनस्टेबल कनेक्टिंग कैसे भाग गई थी? क्या कह रहे हैं? जो कनेक्टिंग सी कैसे भाग गई थी? कनेक्टिंग सिचुएशन? हाँ जी, कैसे भाग गई थी? क्या चीज भागी है? मेरी भाग गई थी। रुक जाइए, आप वेट कीजिए, आवाज आ रही है मुझे आपकी, कनेक्टेड हैं आप, अभी कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये वाला फोटोन बेटे यहां पहुंच जा रहा है ऊपर, यही वाला जो यहां निकला था, ठीक है, इनकोहेरेंट लाइट के रूप में। ये अगली स्टेज में यहां एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है। ठीक है, और ये एटम को स्टिमुलेट करेगा कि वो ट्रांजिशन करें फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक, जब एक एटम एक्साइटेड स्टेट में इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी लाइफ टाइम बढ़ेगी 10 की पावर -8 सेकंड से बढ़कर वो लाइफ टाइम 10 की पावर -6 सेकंड से 10 की पावर -3 सेकंड तक भी हो जाती है। और उस स्थिति में इस एक्साइटेड स्टेट का एक नया नाम होता है जिसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। यही एक्साइटेड स्टेट जब एटम की लाइफ टाइम उसमें बढ़ने लगती है, लाइफ टाइम समझ रहे हो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा वक्त लेगा। तो अगर फोटोन 10 की पावर -8 सेकंड तक उसके कांटेक्ट में नहीं आया तो एटम अपने आप नीचे आ जाएगा जैसे यहां आ गया था। ठीक, तो ये वाला प्रोसेस अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला प्रोसेस अपने आप होगा। लेकिन अगर 10 की पावर -8 सेकंड से पहले, इससे पहले कि एटम नीचे जाए, फोटोन उसके संपर्क में आ गया तो एटम फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, लिहाजा उसकी लाइफ टाइम बढ़ेगी 10 की पावर -8 सेकंड से बढ़कर वो -6 से -3 सेकंड तक हो जाती है। और उस समय इस एक्साइटेड स्टेट को एक नया नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। क्लियर है बात? नाउ जब ये एटम ने एक फोटोन को यहां पर एब्जॉर्ब किया तो ये ट्रांजिशन करेगा मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। जो इसने फोटोन यहां एब्जॉर्ब किया उसी को ये निकाल देगा यहां पर, और एक फोटोन और निकलेगा
जो कि इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, वही E2 माइनस E1। क्लियर? ये दोनों फोटोन सेम एनर्जी के होंगे, इन दोनों फोटोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों फोटोन का सेम फेज होगा, इन दोनों फोटोन का सेम पोलराइजेशन होगा, ये दोनों फोटोन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और इनकी वही डायरेक्शन होगी जो इस फोटोन की है, स्टिमुलेटिंग फोटोन की, जो कि तुम्हें मिला था रैंडम डायरेक्शन में एज इनकोहेरेंट लाइट। क्लियर? ये वाली जो फोटोन है ये कोहेरेंट बीम होगी और यही कोहेरेंट बीम लेजर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की तुलना में फास्ट होता है। फास्ट लिखा है, देखिए मैंने यहाँ शब्द, और यहाँ पे मैंने शब्द स्लो लिखा था। तो ये फास्ट से मेरा मतलब है कि E2 से E1 में आने का जो ट्रांजिशन टाइम है स्पॉन्टेनियस एमिशन में, वो शॉर्ट होता है, लाइफ टाइम लॉन्ग होता है। देखिए उल्टा हो रहा है, लाइफ टाइम लॉन्ग होता है, ट्रांजिशन टाइम शॉर्ट होता है, जबकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग होता है। क्लियर हो रही है बात? तो ये लेजर है हमारा, जो कि लेजर के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। नाउ ऐसा हो सकता है कि ये लेजर जल्दी डेड हो जाए, ठीक है? तो इस लेजर को बनाए रखने के लिए हम हमेशा इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारे एटम्स की तादाद, पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाए कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन लेजर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है। जो पदार्थ पॉपुलेशन इन्वर्जन की टेंडेंसी नहीं रख सकते हैं उनसे लेजर नहीं बन सकता है। लेजर केवल ऐसे मटेरियल से बन सकता है जहां पर मटेरियल के अंदर टेंडेंसी है कि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सके, यानी कि नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा ले सके कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। क्लियर है बात? ये दोनों का डिफरेंस है। अब इसमें क्या, आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन दोनों साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। ठीक है अश्वनी पाल, प्लीज डोंट डू इट। ठीक है? ये जो है, सर ये क्या है? ये क्या चीज? सर ये क्या है? कहाँ? सर ये जिसमें अंडरलाइन की, सर यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। मेटा स्टेबल सर ये स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, मेटा ओके स्टेबल स्टेट है ये। तो देखिए मेन चीज क्या है कि ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन है ये दोनों साथ साथ होते हैं, राइट? ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। स्पॉन्टेनियस एमिशन से स्टिमुलेटेड एमिशन को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए आपको एटम बम पहले फोड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं? एटम बम से हाइड्रोजन बम फूटता है। उसी तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन को प्राप्त करने के लिए आपको पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन कराना होता है, फिर ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की सहायता से स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, राइट? तो एक फोटोन से स्टिमुलेटेड एमिशन में हमें 2 फोटोन मिल रहे हैं, जबकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमें किसी भी फोटोन की आवश्यकता नहीं होती है और हमें एक फोटोन एक एटम से मिलता है। जबकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक फोटोन मिलता है एक एटम से, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में एक एटम से हमें 2 फोटोन मिल रहे हैं। क्लियर है बात को? तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमें स्टिमुलेटेड एमिशन प्राप्त होता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉम्ब इज डिफ्यूज विद द एटम बॉम्ब। सो अगर आपको स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करना है तो आपको पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन कराना होगा। शुरू में क्या होता है कि जो एमिशन हो रहा है उसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन की परसेंटेज स्टिमुलेटेड एमिशन से ज्यादा होती है, बट वक्त के साथ साथ धीरे धीरे स्टिमुलेटेड एमिशन की परसेंटेज ज्यादा होने लग जाती है कंपेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक पर्टिकुलर अवस्था पर ये स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन से आगे निकल जाता है, उसको ओवरटेक करता है, यानी कि परसेंटेज स्टिमुलेटेड एमिशन की टाइम के साथ ज्यादा हो जाती है और स्पॉन्टेनियस एमिशन की कम हो जाती है। लेकिन ये दोनों एमिशन आपस में लाइट में मिक्स होते हैं। यही कारण है कि जब लेजर आता है, लेजर है तो स्टिमुलेटेड एमिशन,
लेकिन उसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये जो ऑर्डिनरी वाली लाइट है, ये मिक्स होती है। जैसे कि कोई पवित्र गंगा जल कभी नहीं होता, गंगा जल के अंदर अपवित्रता होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो लेजर को अगर आप एक गंगा जल मान रहे हैं तो उसके अंदर गलत वाला जो पॉइंट वाली जो लाइट है वो भी मिक्स होगी, ठीक है, जो इनकोहेरेंट लाइट है। तो यू आर अनेबल टू गेट द एग्जैक्ट कोहेरेंट सोर्स। कोई भी, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि कोई भी कोहेरेंट सोर्स नहीं होती है, ठीक है, परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं होती है। तो इसी तरह से लेजर भी परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है, उसके साथ ये वाली जो लाइट है ना, इनकोहेरेंट लाइट, ये मिक्स होती है। क्लियर है बात? सो आपके फायदे के लिए लेट मी रिपीट दिस अगेन, ठीक है, एक बार आप फिर समझ लीजिए। मोर यू लर्न मोर यू विल अंडरस्टैंड। मान लीजिए दोनों तीनों चीजों, तीनों प्रोसेस को एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझ लो, ठीक है। मान लो ये लोअर एनर्जी लेवल E1 ग्राउंड स्टेट है और हायर एनर्जी लेवल E2 एक्साइटेड स्टेट है, राइट। क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से कम है, इसलिए ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगा। नेचर का नियम है कि वो अपने आप को लोएस्ट एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी में रखना चाहती है, इसीलिए किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर T पर सारे एटम्स स्टेबल ग्राउंड स्टेट में होंगे। जब हमें इन एटम्स को स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में भेजना होगा तो हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। लिहाजा हमें इन एटम्स को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करानी होगी। ये एक्सटर्नल सोर्स लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। जब इस एनर्जी को एटम एब्जॉर्ब, हाँ बताइए। एटम है या इलेक्ट्रॉन है सर? इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाता है नहीं, हायर स्टेट पे। बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। लेजर जो ट्रांजिशन होता है वो एटॉमिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है। क्योंकि बेटा आप स्कूल से सब चीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन समझ के आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, एटम है, एटम, ध्यान रखना इसका, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, नॉट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये जो एक्साइटेशन है एटम का, ये फोटोन, इलेक्ट्रॉन, हीट, किसी भी उससे हो सकता है, वो हम अभी आगे देखेंगे चैप्टर में। तो इसको एक्साइट कराने को पंपिंग कहते हैं, एनर्जी बाहर से देकर एटम को ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइट स्टेट में भेजना। ये सब हम डिटेल में भी जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसको स्टडी करेंगे, ठीक। नाउ मैंने अपनी फिगर में दिखाया है एक्साइटिंग सोर्स फोटोन। जब स्टेबल ग्राउंड स्टेट में एक एटम एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी एनर्जी एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है, यानी कि E2 माइनस E1 होती है, तो ये एटम स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके, और इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये अपने आप से नहीं हो रहा है, ये एनर्जी सप्लाई करके हो रहा है, इसलिए शब्द आया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन फोटोन का भी हो सकता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मतलब है बस फोटोन से भी मिल सकती है, इलेक्ट्रॉन से भी मिल सकती है, केमिकल रिएक्शन से भी मिल सकती है, ठीक है। नाउ जब ये 10 की पावर -8 सेकंड तक यहाँ पर स्टे करेगा, ठीक है, तो इतने टाइम के बाद ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा ये एटम, और एक एटम स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा तो ट्रांजिशन स्लो होगा, यानी कि ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग होता है, और इस प्रोसेस में वो एक फोटोन को एमिट करता है जिसकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है। ये रैंडम डायरेक्शन में जाता है एज इनकोहेरेंट लाइट। इसका रैंडम डायरेक्शन में जाना हमारे लिए फायदेमंद होता है क्योंकि ये किसी भी एटम के संपर्क में आ सकता है उस मैटर के अंदर। अगले स्टेप में ये जो फोटोन है जो कि यहाँ रैंडम डायरेक्शन में गया है स्पॉन्टेनियस एमिशन से, ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है सेकेंड स्टेज में अंडर स्टिमुलेटिंग एक्शन के लिए, ठीक। तो जो भी एटम एक्साइटेड स्टेट में है उनको ये स्टिमुलेट करता है कि आप ट्रांजिशन करें एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ, ठीक। तो अब जब कोई एटम इस फोटोन को यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी लाइफ टाइम बढ़ती है
और वो बढ़कर 10⁻⁻6 सेकंड से 10⁻⁻3 सेकंड तक हो जाती है, और ये वाली स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट कहलाती है उस समय। इसका नाम बदल जाता है मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक, तब जब ये एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये ट्रांजिशन करता है मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, और इसी फोटोन को ये यहाँ निकाल देता है, और एक फोटोन और निकलेगा जो कि इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज का डिफरेंस होगा। इस तरह से दो फोटोन मिल रहे हैं एक एटम से, इन दोनों फोटोन की एनर्जी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज सेम, पोलराइजेशन सेम, डायरेक्शन सेम, ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे। जो इसकी फोटोन की डायरेक्शन होती है ये कोहेरेंट लाइट होती है, जो कि लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि एक फास्ट ट्रांजिशन प्रोसेस है, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम जो लेता है एटम E2 से E1 में आने में, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन की तुलना में शॉर्ट होता है। क्लियर है बात? सर एक तो डाउट है। सर फोटोन के साथ लाइट बीम भी बढ़ेगी जी? किसके साथ? फोटोन के साथ। जब फोटोन जब ट्रांसफर होगी तो ये लाइट बीम भी होगी, बढ़ेगी। हाँ, जब ये फोटोन, अब जैसे ये दो फोटोन निकल रहे हैं ना, अब ये दो फोटोन जो है अगले दो एटम्स के लिए एक्साइट करने के लिए तैयार हो गए, तो ये वाले दो फोटोन के लिए पहले ये वाला फोटोन निकालना पड़ता है। ये आ रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन से, तो स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन को प्राप्त करने के लिए आपको पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन कराना पड़ता है। ठीक है, तब स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। यस सर। तो ये इसकी